हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूमि चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हमारी जो जीएस की सीरीज़ चल रही है, आज हम उसका पार्ट 3 इस वीडियो में कवर करेंगे। सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मिस ना कर दें, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पे एक आपका अच्छा रिविज़न भी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मगध। मगध जो राज्य था वो सबसे शक्तिशाली नगर था। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद जो उन्होंने, ये बुद्ध, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, बुद्ध होगा, तो इन्होंने जो अपना पहला प्रवचन दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इसी उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक करने वाले क्या नाम है? इनका नाम होगा नागार्जुन। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो सबसे पहले कनिष्क कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश का एक राजा था और इसी के शासनकाल में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? तो कनिष्क के काल में हुई थी। और ये किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपना पहला उपदेश तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सारनाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। तो सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। अगला हमारा क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक का संबंध किससे है? तो महामस्ताभिषेक का जो संबंध है, सही आंसर हो जाएगा बाहुबली से है। अब बाहुबली से है तो ये बाहुबली कौन थे? तो जैन धर्म का एक प्रसिद्ध उत्सव है महामस्ताभिषेक, जिसका आयोजन प्रत्येक 12वें वर्ष में किया जाता है। इसमें जो विशाल बाहुबली की जो मूर्ति है जो कर्नाटक में स्थित है, इसका विशेष अभिषेक समारोह इसमें होता है। तो बाहुबली जो थे, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, तो ये उनके पुत्र थे। कौन थे? जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव, तो बाहुबली उनके पुत्र थे। और इन्हीं की मूर्ति का जो अभिषेक होता है, हर 12वें वर्ष एक उत्सव का आयोजन किया जाता है, विशाल उत्सव का, जिसे महामस्ताभिषेक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित था? तो अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य अर्थात चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य या इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था, उन्हीं के ये प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? तो पहला जो भारतीय साम्राज्य है वो किसने स्थापित किया था? वो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश के रूप में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा हो जाएगा? मास्की अभिलेख है, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। इस अभिलेख से अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, यानी कि इस अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया है। और अशोक का एक और नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी एक और नाम इनका मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य? तो मौर्य काल जो था उसमें सीता कहा जाता था, राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसको सीता भूमि के नाम से या सीता के नाम से जाना जाता था। तो ये एक राजकीय भूमि होती थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि, ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये पुष्यमित्र जो शुंग थे उनके पुरोहित थे। अगला क्वेश्चन है,
प्राचीन काल की भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? ये काल होगा, थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक है। तो जो यहाँ पे भाई आक्रमण हुए थे, भाई आक्रमणकारियों के आक्रमण भारत पे हुए थे, हिंद यूनानियों के आक्रमण हुए थे, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हिंद यूनानी, फिर शक आते हैं, फिर पहलव आते हैं, फिर कुषाण आते हैं। यहाँ पे पहलव तो दिया हुआ है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहले हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, उसके बाद लास्ट में कौन आए? कुषाण आए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का ही उल्लेख किया गया? तो कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का भी उल्लेख है और अशोक का नाम का भी उल्लेख है? तो ये हो जाएगा रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो गुजरात में स्थित है, उसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के ही नाम का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो प्राचीन भारत में जो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, वो चलाने वाले कौन थे? तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कुषाण। कुषाणों ने ही सोने के सिक्के चलाए थे। और सातवाहनों ने कौन से सिक्के चलाए थे? सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तोल्कापियम जो ग्रंथ है, वो व्याकरण और काव्य से, यानी कि तमिल व्याकरण से संबंधित ये ग्रंथ है। सही आंसर हो जाएगा व्याकरण और काव्य से। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो कलिंग का जो राजा खारवेल था, ये किस वंश से संबंधित था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा चेदी वंश। तो चेदी वंश का राजा था खारवेल। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो धार्मिक कविताओं का संकलन, जिसे किस नाम से जाना जाता है? कुरल के नाम से जाना जाता है, वो तमिल भाषा में है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गुप्तों की राज की भाषा क्या थी? तो गुप्तों की राज की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत की जिसने उपाधि धारण की थी सबसे पहले गुप्त वंश में, वो कौन हो जाएगा? समुद्र गुप्त। इसने अन्य उपाधियां भी धारण की थी, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वीएस स्मिथ के द्वारा इन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। इसके अलावा इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित था? तो सही आंसर हो जाएगा सिंधु और झेलम। सिंधु व झेलम के मध्य तक्षशिला स्थित था। लेकिन वर्तमान में जो तक्षशिला है वो कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, वहां पे तक्षशिला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जो खजुराहो मंदिर है, इनका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और ये हिंदू और जैन मंदिरों का समूह है यहाँ पे, और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी ये मंदिर शामिल है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विख्यात कैलाशनाथ का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो विश्व विख्यात जो कैलाशनाथ मंदिर है, एलोरा में स्थित है कैलाशनाथ मंदिर, तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया था। और राष्ट्रकूट शासक में भी किसका नाम आता है? कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के द्वारा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। कौन हो जाएगा? कृष्ण प्रथम, जो कि एक राष्ट्रकूट शासक था। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो ब्राह्मी लिपि के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि। और यहाँ पे पूछ रहा है कि दाएं से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती है, यानी कि इधर से इधर की ओर जो लिपि लिखी जाती है, तो वो कौन सी लिपि हो जाएगी? वो हो जाएगी खरोष्ठी लिपि। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही हम सीरीज को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।